जल्दी ज्वाइन करो सभी लोग। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। सर एनसीईआरटी से पढ़ाइएगा। चैप्टर कोई बुक का नहीं होता, बस किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ो। टॉपिक मेन होता है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। जो ओके सर। छूट जाएगा, जो रह जाएगा, उसके बाद पूछ सकते हो। अब माइक यूज करके तब इसको पढ़ा रहा है, ठीक है। तुम लोग कुछ अगर पूछोगे तो उनको नहीं सुनाई देगा। माइक लगा लें तो माइक यूज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, पढ़ो। कोई दिक्कत होगा तो आपको 10 मिनट बाद कमेंट मतलब उसमें चैट बॉक्स में चैट करके बता देना, कोई भी दिक्कत होगा। सर माइक लगा लीजिएगा तो हम लोग का आवाज आपको सुनाई ही नहीं देगा। हाँ, 18 लोग हो गए, जल्दी अब आए। माइक लगा लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग बढ़िया है, क्लियर है साउंड, ठीक है, इसलिए लगा लेते हैं। और उसके बाद ठीक है तुम लोग सर। कमेंट चैट बॉक्स में 10 मिनट 15 मिनट बाद तुम लोग हमको बताना ना कि कैसा कुछ दिक्कत होगी तो। और वैसे भी स्टैंड पूछोगे तो माइक हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो सर रिकॉर्डिंग। ऐसा ही ना पढ़ाइए, नेट काम नहीं करेगा तब लगाइएगा। अभी ना लगाए। नो सर अभी मत सुनो, लगाइए। ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने कुछ स्टार्ट तो वैसे कर क्या हुआ सर, वीडियो नहीं दिख रहा है। कुछ दिक्कत आ रही फिर रुक गया सर वीडियो। है। हाँ, हमको भी लगा था कि कुछ फिर रुक गया सर वीडियो। अदर, ठीक है। यूनिवर्स का हर बॉडी अट्रैक्ट करता है, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सर वीडियो रुक गया है। करता है या फिर हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, यूनिवर्स का अगर हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल में दिया है कि एक एप्पल है, अगर वो नीचे की ओर गिरता है पेड़ की तरफ से, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर एप्पल क्या कहते हैं ग्राउंड पर गिरा, अर्थ पे गिरा, तो अर्थ ने जिस फोर्स से एप्पल को अपनी ओर खींचा होगा उतना ही फोर्स से एप्पल भी अर्थ को खींचा होगा, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सीलरेशन इनवर्सली
जाएगा केजी में, केजी तो खैर नहीं फिर भी, और जब भी और मास होता है 0 into 10 to the power 24 kg होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड फोर्स के लिए अगर हम लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू देखेंगे तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखा जाएगा ना, एक्सीलरेशन बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा। ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6.0 into 10 to the power 24 रखेंगे। 24 अगर ऊपर जाएगा तो 10 to the power -24 आएगा, और 10 to the power -24 यानी कि 0 पॉइंट के बाद 24 डिजिट्स आएंगे। बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते और एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। इसलिए एप्पल द्वारा अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देना, मतलब अट्रैक्ट करते हुए वो दिखाई नहीं देता, हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि एप्पल का जो मास होता है बहुत स्मॉल होता है और उसको हम लोग बहुत इजीली जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट म्यूजिक को मैं बंद करवाऊं, फिर आते हैं। वो म्यूजिक बजने लगा था क्लास में, उसी को बंद करना है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन को पता नहीं चल पाता। और हमने कहा कि ये जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी तो समझ पाए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, यानी दो बॉडीज को आपस में वो अट्रैक्ट ही करता है, रिपेल नहीं करता है। फिर से सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? In any two bodies in the reverse force, ठीक है, the force between any two bodies in the universe is called, इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटेशन, और इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि दोनों बॉडीज के मास पे डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक टर्म आता है, ये तो ग्रेविटेशन था, ऑडियो नहीं आ रहा है। पुलिंग फोर्स क्या चीज, बोलो क्या कर रहे हो सर? ऑडियो रुक रुक के आ रहा है। तो हम नेटवर्क में कुछ नहीं कर सकते। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और पुलिंग फोर्स
बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पुलिंग फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी कहा जाता है। बाकी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कह देंगे, लेकिन अगर उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ होती है तो उस केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करेगी, खींचेगी या फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। और an object on the surface of the earth, surface of the earth or near the earth surface or surface is called gravity, gravity। ठीक है, बोर्ड पर लिखा है, देख लो, the force of attraction or gravitational force between the earth and any object on the surface of earth or near the earth surface is called gravity। यानी हमने कहा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो और दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट हो, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटी कह देते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है, जैसे कि या हम जानते हैं कि मून है और अर्थ है, तो मून क्या होता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। क्यों करता है, यानी कि जैसे अगर अर्थ मून को अपनी अट्रैक्ट करता है, करती है, खींचती रहती है, तो मून भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करता होगा, इसलिए मून का ही रहता है कि मून जो है रिवॉल्व कर रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, क्या किया जाए बताओ, माइक लगा ले, लगा लीजिए माइक। सर वीडियो रुक गया है। अट्रैक्ट करती है, क्या कहे, मून जो है अर्थ रिवॉल्व करता रहता है। अब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उनके बीच में, इसका मतलब हमने कहा ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल दिया कि यूनिवर्स का कोई भी दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो मून भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन हमें फिर वही बात आती है कि वहां दिखाई क्यों नहीं देता। ठीक है, सेम रीजन है, मून का जो मास होता है, मून का मास वो अर्थ के मास का 1/100, या यूं कहो अर्थ का मास 100 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द मून होता है। यानी कि मून का जितना मास होता है उसका 100 टाइम्स यानी 100 गुना जो है मास किसका अधिक होता है, अर्थ का। साथ ही रेडियस जो होती है अर्थ की वो 6400 किलोमीटर के आसपास होती है, और इसका 1/4 ही रेडियस होता है किसका, मून का। तो एक्सेलरेशन की जो बात हमने की थी, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एनी बॉडी। तो यहाँ मास अधिक होने के कारण अर्थ का पता है, जबकि मून और अर्थ में मून का मास कम होने के कारण उसके जो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है गिरते हुए या घूमते हुए देख पाते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि दूसरा चीज मैंने बताया, व्हेनेवर एनी बॉडी रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द दैट सर्कुलर पाथ।
यानी जब कोई बॉडी जो होती है किसी सर्कुलर पाथ पर घूमती है, सर सर माइक बंद कर। towards the center of the circular path, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्री का मतलब यहाँ पर है सेंटर और ये सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि जब कोई फोर्स सेंटर की ओर करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यानी अभी हमने चर्चा किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसमें जो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है या किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोनों बॉडी के मासेस और इनके बीच की डिस्टेंसेस होती है उसके स्क्वायर की इनवर्स। ठीक है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को देखते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। ये नोट कर लिए हो? सर सेंटीपिटल फोर्स एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। न्यूटन्स सर सेंटीपिटल ग्रेविटेशनल एक्सक्यूज मी सर। लॉ। हेलो सर। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या चीज होता है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जैसे यहाँ पर हमने कोई दो बॉडी ले लिया, एक बॉडी यहाँ पर ले लिया और दूसरी बॉडी यहाँ पर ले लिया। इस बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस को हमने इसकी डिस्टेंसेस को हम लोग मान लें। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस इज a small r. The mass of the first body is m1 and the second body is m2. दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। तो यहां पर and the distance between their center of masses is r. Then क्या होगा? बॉडी A will attract the body B, यानी कि ये A बॉडी जो होगी B को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो इस पर क्या होगा? इस पर यानी फोर्स लगेगा, किस पर? B पर फोर्स लगेगा। द फोर्स ऑन द बॉडी B ड्यू टू A, तो FBA लिखेंगे। फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम इसके ऊपर एरो का भी साइन लगा लेंगे। सिमिलरली बॉडी M2 या बॉडी B विल अट्रैक्ट द बॉडी A, यानी कि M2 मास जो है वो M1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इसको अट्रैक्ट करेगी, कह सकते हैं बॉडी A पर B के द्वारा फोर्स लगेगा, FAB लिख लिया। ठीक है, AB और BA इस टाइप से भी करके लिख सकते हैं, 1 और 2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चाहे जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। AB से अगर दिक्कत लग रहा है तो हम 1 और 2 भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, A और B इनके सेंटर ऑफ मासेस हैं। ये M1 M2 क्या है? A और B इनके सेंटर ऑफ मासेस और M1 M2 इस बॉडी के क्या है? मास है। ठीक है, तो हमने कहा कि A बॉडी B को, B बॉडी A को अट्रैक्ट करेगी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर A B में कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि जो बॉडी 1 है 1 2 को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, बॉडी 1 2 को अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये बॉडी 1, द फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू फोर्स बॉडी 2, और यहाँ लिख सकते हैं द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू मास 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखते हैं जो माने को। ठीक है, न्यूटन्स का जो लॉ कहता है, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा समझा दें कि लेट M1 एंड
m2 m2 are two masses of two bodies। ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज का m1 m2 मासेस है। the distance between their centers of masses is r। इसको हमने r मान लिया। ठीक है, दो बॉडीज है m1 m2, उनके बीच का सेंटर जो मासेस मतलब डिस्टेंसेस है वो स्मॉल r है। मास m1 is exerted by the mass m2 and mass m2 is also exerted by the mass m1। यानी मास m1 द्वारा m2 को खींचा जा रहा है और मास m2 के द्वारा m1 को अपनी ओर खींचा जा रहा है, और उस खींचने वाले यानी कि पुलिंग फोर्स का नाम हमने F12 और F21 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहता है, यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, हर क्लास में मिलेगा। मतलब 10th को छोड़ करके 11th हो, फिर आपके 12th, चाहे कोई भी क्लास है 12th में फिर मिलेगा। इसके अलावा कोई भी क्लास करना है, कोई भी पढ़ाई करना है, मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ भी करना, हर जगह मिलेगा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, अब हमें यहाँ कॉमा लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। क्या होता है यहाँ पर, ये जो दो बॉडीज है ना, तो इसमें ये कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, सेकंड का m2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी m1 इंटू m2 इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली का मतलब 1 अपॉन लगा के लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस, या बिटवीन देम लिख देते हैं। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of their distance। तो यहां से इन दोनों को जब कंबाइन कराया जाता है, तो ये कंबाइन कराने के बाद क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और ये m1 m2 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं r स्क्वायर, और तब यहाँ से F इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कैपिटल G लगाते हैं, m1 m2 और अपॉन r स्क्वायर ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहलाता है। और G को क्या कहा जाता है, जहां पर G को हम लोग, वेयर कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल है कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा फिक्स्ड होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? लग रहा है सब बोर हो गए, भाग गए, मात्र 14 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तो कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं, अब 13 हो गए, और जाना हो और जा सकते हो। अरे कोई दिक्कत हो पूछो, समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो बताओ। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा।
न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्टेटमेंट को याद कर लो, बहुत काम आता है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यही ये ग्रेविटेशनल लॉ है, उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू करता हूँ, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between force of attraction, या हम यहाँ पर दूसरा वर्ड लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। The force of attraction or gravitational force is directly proportional, directly, आज धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, हमें लग रहा है फास्ट पढ़ा देने से दिक्कत आ रही है। The force of attraction or the gravitational force is directly proportional to the product of their masses, ठीक है, दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of inversely proportional to the square of distance between them। तो हम लोग इसको बिटवीन देम करके लिख लेंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सेंटर ऑफ मासेस लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ जाएगा, यही हमारा क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। बिल्कुल आसान और धीमे या स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो। According to the Newton's gravitational law, the force of attraction or the gravitational force is directly proportional to the product of their masses, यानी यहाँ पर product of their masses लिख दिया। फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकेंड का अगर m2 है तो इनका प्रोडक्ट कर लिया, m1 into m2 कर लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लिख दिया। एंड inversely proportional to the square of the distance between them, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस था ना, r माना था, तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, और उसका रेसिप्रोकल तो 1/r स्क्वायर, यानी f डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। देखो तुम लोग सोच रहे होगे कुछ बच्चे कि यहाँ पर है तो इसको आप डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो इनवर्सली पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चीज देख के पढ़ रहा हूँ, ये ना सोचना कि इसको, ये एक्चुअल में क्या है, ये 1/, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम 1/, करके लिख देंगे ना तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है। इसी चीज को साइन सेम रहेगा लेकिन इसको 1/r स्क्वायर कर दिया तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, ये न्यूमरेटर में ही टर्म है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चीज एक और है कि जैसे ये डायरेक्टली और इनवर्सली बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चीज होता है। ठीक है, जिसको आता है वो तो ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। जैसे अगर मान लो एक पेन का दाम जो है 1
पेन का कॉस्ट है 10 रुपए है, 10 रुपीज। ठीक है, एक पेन का दाम कितना है? 10 रुपए। अब 2 पेन का अगर दाम निकालोगे यानी कॉस्ट निकालोगे तो कितना आएगा? 20 रुपए। 2 इंटू 20 10 यानी 20 रुपीज आ जाएगा। 3 पेन्स का कॉस्ट निकालोगे 30 रुपीज आएगा। आएगा ना? कोई दिक्कत तो बताओ। एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज, 2 का हो जाएगा 20, 3 का हो जाएगा 30। अब जैसे जैसे इधर देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इधर उसके कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। यानी इधर नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज किया तो उसकी उधर कॉस्ट भी बढ़ गए। तो जब ऐसा होता है कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में इस तरह से रिलेटेड होती है या रिलेट होती है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो दूसरा भी इंक्रीज करे। ठीक है, इसी तरह से अगर एक वैल्यू को डिक्रीज करें तो दूसरा भी डिक्रीज करें। जैसे मान लो 3 का है 30 रुपीज, 2 का आ जाएगा 20, 1 का आ जाएगा 10। यानी अगर हम नीचे से ऊपर चले, इधर ऐसे चले तो इधर क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करता जाएगा तो वैसे ही उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करती जाएगी। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। Two quantities are such related या related such that if one quantity is increased or decreased, the other quantity also increased or decreased respectively। यानी एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़े या एक को घटाने से दूसरा भी घटे तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसके कॉस्ट में बता दिया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि मान लो कि एक रूम बनवाना है, और रूम बनवाना है तो एक कमरे को मतलब एक दीवार को कोई लेबर जो है 4 डेज में कंप्लीट करता है। एक दीवार जो है, एक वॉल है, उसको पूरा कंप्लीट करने में 4 डेज का टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब अगर वो मजदूर की संख्या हमारा अगर 2 कर देंगे तो अब वो कितने दिन में खत्म होगा? एक जो मजदूर है, मिस्त्री है, वो क्या करता है कि एक दीवार को 4 डेज में बनाता है। अब हमने वहां पे एक के बदले 2 मजदूर कर दिया तो 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के बदले अगर हम 4 लेबरर्स कर दें, 4 मजदूर कर दें तो वो काम एक ही दिन में हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ लेबरर्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं ना तो हमारा टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम मजदूर बढ़ाते जाएंगे काम हमारा जल्दी होता जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ डेज या वो चीज कम हो जाता है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पर इनवर्सली का मतलब ये हुआ ना कि 2 बॉडीज M1 और M2 है तो इनवर्सली का मतलब ये हुआ कि अगर इनके बीच की डिस्टेंसेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ना वैसे वैसे क्या होगा? इनके बीच का फोर्सेस जो है डिक्रीज करता जाएगा। डिस्टेंसेस बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मासेज बढ़ेंगी, फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये 2 बातें याद रखो। डिक्रीजिंग और इंक्रीज का मतलब डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर इनके बीच का हम डिस्टेंसेज इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्सेज डिक्रीज करता जाएगा। अगर मासेज को इंक्रीज करेंगे, मास बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ था। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम लोग जो है बहुत जल्दी परेशान हो जा रहे हो। अब इसी चीज को ये अगर आ गया कि व्हाट इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, गिव एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो उस केसेस में हमें करना क्या होगा? स्टेटमेंट भी हम लोग लिखेंगे। यही स्टेटमेंट जो लिखाया है, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लेट 2 फिगर बना लेंगे, उसके मासेस लिख लेंगे, उनके बीच का जो फोर्सेस है उसको दिखा लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस जो भी मानना होगा वो मान लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा? यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 बातें। पहली बात कौन सी लिखनी पड़ेगी? यही जो स्टेटमेंट में यहाँ पर था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इससे क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, लैंग्वेज सहित भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to
डायरेक्टली proportional to product of their masses। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, देयरफॉर ये पार्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंड देयर डिस्टेंसेस या स्क्वायर ऑफ बिटवीन देम, डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा वैसे उसका भी लिख करके और तब ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे और तब इन दोनों को यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों को यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर कंबाइनिंग इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतना लिख करके और तब यहां तक लिख लेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तक यहाँ तक लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का। और उसके बाद इसमें जो G वाला टर्म आया इसका नाम हमने बता दिया कि इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका रीजन ये है, देखो कांस्टेंट कोई भी टर्म पढ़े होगे मैथ में या कहीं भी, तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहे, फिक्स्ड रहे, यानी ना चेंज। तो अब नहीं चेंज होने वाली वैल्यू कैसे नहीं चेंज होगी, जब उसको हम कहीं पर भी ले जाएं चेंज ना हो, उसी को कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर भी जो कैपिटल जी जो होता है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस विद चेंजिंग इन द प्लेस, और इसके साथ साथ टेम्परेचर या एल्टीट्यूड्स इस तरह का या प्रेशर, कोई भी चीज हम लोग चेंज करने पर इनकी वैल्यू जो होती है चेंज नहीं होती है। यूनिवर्सल कांस्टेंट is capital G is called universal gravitational constant because the value of G does not change with respect to the pressure, altitude, height लगभग सेम है। दूसरा चीज टेम्परेचर और प्लेस टू प्लेस, यानी प्लेस चेंज होने पर भी इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, अगर हम प्रेशर चेंज करें तो भी नहीं चेंज होती है, या एल्टीट्यूड यानी हाइट, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएं वैसे वैसे कैपिटल जी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सो इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, वैल्यू बता ही दिया। अब इसमें एक टर्म आता है कि कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, कैसे उसको निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जैसे कैपिटल जी को हमने बताया, इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, चेंज करती है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीखते हैं कि कैपिटल जी का यूनिट कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं। कितना लिख लिए हो सर? 1 मिनट सर, उधर का है, रुकिए रुकिए सर, रुकिए। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना, सीखते हो तब ज्यादा फास्ट पढ़ाने से कोई पढ़ नहीं, मतलब बहुत कम बच्चे। सर अभी लिखना बाकी ही था। देखो हमें क्या करना है ना, कैपिटल जी की वैल्यू निकालना, कैपिटल जी का यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ये बाई न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े F इक्वल टू कैपिटल जी
और यहाँ पर m1 m2 अपॉन RS। जब भी जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है या उसका हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता है, यूनिट्स निकालना होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। अब F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन RS पर लिखा है, हमें कैपिटल G का यूनिट्स निकालना, तो कैपिटल G की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आर स्क्वायर जो है ना डिनोमिनेटर में, इधर कुछ नहीं है, F के नीचे तो 1 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास है कैपिटल G m1 m2 इतना है। कैपिटल G का यूनिट निकालना है तो इसलिए हम कैपिटल G की वैल्यू निकालेंगे। ये जो दो टर्म है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कैपिटल G बचेगा। ठीक है, या हम इसी चीज को क्या कर सकते हैं, कैपिटल G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 लिख लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास आ गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, यूनिट लिखना, यूनिट ऑफ G। तो यूनिट ऑफ G, तो यहाँ पर बस यूनिट वर्ड यूज करके और उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ G, कैपिटल G का यूनिट लिखना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो कैपिटल G क्या चीज है, फोर्स के टर्म में लिखा है, डिस्टेंस के टर्म्स में लिखा है, और साथ में मासेस के टर्म्स में लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट ऑफ F इंटू यूनिट ऑफ आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ m1 इंटू यूनिट ऑफ m2। यहाँ पे ये लिख लेंगे यूनिट ऑफ F क्या चीज होता है, फोर्स, इंटू यूनिट ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ m1 इंटू यूनिट ऑफ m2। ठीक है, अब ये यूनिट ऑफ F जो होता है ना, फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका यूनिट लिख लेंगे न्यूटन। ठीक है, यूनिट ऑफ आर स्क्वायर, आर क्या माने थे हम लोग फिगर में, रेडियस बिटवीन टू बॉडीज या टू मासेस। तो आर डिस्टेंस था, तो आर डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का यूनिट जो होता है ना, इसका यूनिट मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अब यहाँ पर आर का ना मीटर होता है, क्योंकि ये तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिखा जाएगा यूनिट ऑफ m1 और m2 क्या है, मासेस है, तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो यहाँ लिख लेंगे केजी, और यहाँ पर भी लिख लेंगे क्या चीज, केजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये देखो केजी इंटू केजी जो होता है ना, केजी स्क्वायर होता है, तो ये जो केजी स्क्वायर होगा, इसको हम अभी एक लाइन अभी एक यहाँ पे लिख दिखा देते हैं। जब ये ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में जाएगा, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ जी आएगा। कैपिटल जी की यूनिट निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इसका यूनिट देख लो। ज्यादा पढ़ाएंगे तो दिक्कत आएगा तुम लोग को। इसको देख लो तुम लोग, कोई दिक्कत निकालने में कोई दिक्कत आ रही हो दिखाओ। बाउंस मार के आया सर। क्या चीज पूछो सर। सर हाँ। सर हम लोग अभी लिखे भी नहीं थे, तब तक आप इरेज कर दिए। अभी समझ रहे थे तो लिखना था बाकी, तब तक आप इरेज कर दिए। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो में देख लेना, लिख लेना। ओके सर। कब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा सर? सर टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर। अच्छा, टाइम ओवर हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टीचिंग सर।
डिस्कनेक्ट कर दे फिर। यस सर। सर समझ में नहीं आया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगा। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग में से लिख लेगा। आपका वीडियो रुक गया है सर। किसको किसको समझ में है जी? क्या हुआ सर? हेलो अभय। अभय हाँ बोलो। समझ में आया? यार साउंड रिपीट कर रहा था। साउंड छोड़ो ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। का जाने क्या पढ़ा है। सवेरे ही तो मूड खराब हो गया। दूगो टीचर आया सब बायोलॉजी का केमिस्ट्री का। तो दोनों पर हमारा दिमाग जरा रहता है, बायोलॉजी वाला या केमिस्ट्री वाला पर। ए बायोलॉजी रहता है क्या बोलता समझ में। मुझे भी नहीं करता है क्या पढ़ाता है। हम्म। ठीक है चल, बारिश मैथो आने वाला है। कौन सी बोल रहा है? बोल रहे थे मैथे वाला सर ठीक पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है।